माधव और विशाल के पूरे परिवार को देखकर रैना और सिया बुरी तरह से टूट चुकी थी। उन्हें लगता था कि शायद अब माधव और विशाल उन्हें फिर से परेशान करेंगे। इस कारण उन्होंने सोचा कि वह दोनों ही सिद्धार्थ के किसी भी शादी के कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगी। अगले दिन ऑफिस में सिद्धार्थ, रैना और सिया, आज तुम दोनों जल्दी ही ऑफिस से घर चले जाना, क्योंकि अब हमें रक्षा के घर जाना है। सिया, नहीं भाई, आप लोग सब जाइए, वहाँ हमारा क्या काम है। रहना, हाँ सिद्धार्थ, सिया सही कह रही है, तुम लोग जाओ, हमारे आने से वहाँ भीड़ भी बढ़ेगी। सिद्धार्थ, अरे ऐसे कैसे भीड़ बढ़ेगी, तुम अपने आप को भीड़ समझती हो क्या। तुम मेरे लिए तनु से भी बढ़कर हो, तो तुम कैसे नहीं होगी। अगर तुम दोनों नहीं आई तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ, इट्स फाइनल। जब सिद्धार्थ के आगे अपनी बातें नहीं बनती दिखी तो रैना और सिया दोनों ही चुप हो गईं और घर की ओर चली गईं। सिया, दी, हमें लगता है कि हमें बच्चों को यहीं आंसू आंटी के घर छोड़कर चले जाना चाहिए। वह 2 घंटों के लिए बच्चों का ध्यान रख लेंगी, क्योंकि वहाँ बच्चों को देखकर विशाल और माधव कैसे रिएक्ट करेंगे हमें नहीं पता। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो बच्चों पर इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा। रहना, हाँ तुम सही कह रही हो, हम बच्चों को नहीं लेकर जाते हैं। रहना और सिया दोनों ही बच्चों को पड़ोस की आशा आंटी के पास छोड़कर ब्यास हाउस के लिए निकल गई। वहाँ जब राशि ने उन दो को अकेले ही देखा तो उसने अपनी गाड़ी को रहना और सिया के घर की ओर घुमा लिया। रहना, सिया, सिद्धार्थ और तनु मिस्टर व्यास के साथ एक ही गाड़ी में जा रहे थे। उनकी गाड़ी शाह हाउस पहुंच चुकी थी। वहीं राशि शिखर अभी तक नहीं आए थे। वह लोग उनका ही रास्ता देख रहे थे। जब काफ़ी समय तक गाड़ी नहीं दिखी तो उन्होंने अंदर जाने का सोचा। वहीं दूसरी ओर विशाल और माधव आज बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें एक बार फिर अपने बच्चों को देखने का मौका मिलने वाला था। पर जब उन्होंने रैना और सिया के साथ बच्चों को नहीं देखा तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मिस्टर शाह ने सभी लोगों का अच्छे से स्वागत किया और उन्हें अपना पूरा घर दिखाया। घर देखते वक्त रैना की नज़रें केवल यासी को ढूंढ रही थीं। उसे लग रहा था कि शायद रिश्ता देखते वक्त यासी नहीं आई हो, पर यहाँ तो उसे होना ही चाहिए। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि माधव ने उसके अलावा किसी से शादी नहीं की थी। अवनी, राशि नहीं आई। सिद्धार्थ, नहीं भाभी, आने वाले हैं, शायद रास्ते में है, फ़ोन नहीं लग रहा है, आते ही होंगे। अवनी को यह भी जानना था कि तीनों बच्चे क्यों नहीं आए, पर विकास के आगे उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। तभी राशि और शिखर तीनों बच्चों के साथ मेन गेट पर आते हुए दिखे, जिन्हें देखकर विशाल और माधव बहुत खुश हुए, तो वहीं सिया और रैना को बड़ा झटका लगा। सिया स्नैक्स खा रही थी और वह उसके गले में ही अटक गए, जिससे उसे ज़ोर से खांसी आने लगी। उसे देखकर विशाल घबरा गया और पानी लेकर उसके सामने गया। सिया ने पहले तो उसे देखा, पर फिर उसे नज़रअंदाज कर अवनी से पूछा कि बाथरूम कहाँ है। अवनी ने उसे कहा, चलो मैं ले चलती हूँ, और दोनों ही बाथरूम की ओर चली गईं। उन्हें देखकर रैना मन ही मन सोचने लगी कि कहीं सिया कुछ गड़बड़ ना कर दे। वहीं विशाल तुरंत ही उनके पीछे चला गया। अवनी ने जानबूझकर सिया को अपने रूम का बाथरूम इस्तेमाल करने को कहा और उसके बाथरूम में जाते ही खुद बाहर चली गई और विशाल को अंदर भेज दिया। विशाल वहीं रूम को लॉक कर उसकी चाबी अपने पास रख ली, क्योंकि उसे पता था कि अभी सिया घायल शेरनी बनी हुई है, जो उस पर कभी भी हमला कर सकती है। सिया जैसे ही बाथरूम से बाहर आई तो उसने एक नज़र बेड पर बैठे विशाल को देखा और सीधा ही गेट की तरफ गई। जब गेट लॉक दिखा तो उसने विशाल से कहा, यह गेट खोलो, मुझे बाहर जाना है। विशाल, चली जाना, पहले मुझसे बात तो कर लो, इतनों सालों बाद मिले हैं, कुछ बात भी नहीं करनी है क्या। सिया, क्या बात करनी है आपको मिस्टर, बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो सबके बीच नहीं हो सकती है। विशाल, आई एम सॉरी सिया, प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो। सिया, आप किस लिए सॉरी बोल रहे हैं मिस्टर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मेरा बच्चा रो रहा होगा, वह अभी छोटा है, प्लीज़ मुझे बाहर जाने दीजिए। विशाल, वो मेरा भी बेटा है, मुझे उससे एक बार बात तो करवा दो प्लीज़। सिया, कौन सा बेटा, और क्या बातें कर रहे हैं आप, क्या हम पहले कभी मिले हैं। विशाल, मुझे पता है तुम बहुत नाराज़ हो, पर मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दे सकती हो। सिया, कौन सी गलती, क्या बातें कर रहे हैं आप, आपकी याददाश्त नहीं चली गई है, ये आप मुझे कोई और समझने की भूल कर रहे हैं। विशाल सिया के पास जाते ही, प्लीज़ एक बार, सिर्फ एक बार माफ़ कर दो ना यार। सिया, क्या,
किस किस के लिए माफ़ी? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तभी विशाल उसे अपने पास खींचते हुए कहता है कि मेरी गलतियाँ इतनी छोटी नहीं थीं कि तुम उन्हें इतनी आसानी से भूल जाओ। सिया, सही कहा आपने मिस्टर विशाल, आपकी गलतियाँ भूलने लायक नहीं हैं। ना तो मैं उन्हें भूलूंगी और ना ही आपको कभी भूलने नहीं दूंगी। और रही बात बच्चे की, तुम्हें बता दूं कि तुम्ही ने उसे अपना नहीं, अतुल का बच्चा कहा था। तो मेरे और अतुल के बच्चे से 17.5 फीट की दूरी पर ही रहना, वरना आगे क्या होगा यह तुम सोच भी नहीं सकते हो। और अब तुरंत यह गेट खोलो, वरना तुम तो केवल लोगों के दिल और जज्बात तोड़ते हो। मैं तुम्हारे घर का गेट तोड़ने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करूँगी। ये कहते हुए सिया गेट को ज़ोर से खींचती है, कहीं गेट न टूट जाए। इस डर से विशाल जल्दी से उठकर गेट को खोल देता है और सिया गेट उसके मुंह पर बंद करके बाहर चली जाती है। सिया के बाहर जाने पर अवनी और माधव दोनों ही अंदर आते हैं। विशाल का चेहरा देखकर दोनों को जोरदार हंसी आ जाती है। उन्हें हंसता हुआ देखकर विशाल इरिटेट हो जाता है और कहता है कि मैंने कम से कम हिम्मत तो की, भाई की तरह तो नहीं कि भीगी बिल्ली बनकर बैठ गए। और वो बाहर चला जाता है। उसको जाता देख अवनी और माधव एक दूसरे को देखकर और जोर से हंसने लगते हैं। सिया से बुरी तरह हारने के बाद विशाल चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गया। वहीं दूसरी ओर रैना ने सिया को जब गुस्से से आते देखा और उसके पीछे ही विशाल को मुंह लटका करके आते हुए देखा तो वह समझ गई कि क्या हुआ होगा, पर उसने सबके सामने कुछ न बोलने में ही भलाई समझी। आयु, माँ हमें बाथरूम जाना है। अनु, हाँ माँ हमें भी। रक्षा, मेरे साथ चलिए मैं ले जाती हूँ। रक्षा के कहते ही रैना दोनों बच्चों के साथ चली गई। उसके उठते ही विशाल ने माधव की ओर देखा और धीरे से कहा कि मेरे पर तो बड़ा हंस रहे थे, अब जाइए बात कीजिए भाभी से। माधव, हाँ हाँ जा रहा हूँ, और वैसे भी रहना तो बहुत ही सीधी है, जल्दी मान जाएगी। तू अपना देख, समझ में आया? कहते हुए माधव रैना के पीछे पीछे चला गया। सोफे पर बैठा सिद्धार्थ कब से यही सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। पहले सिया के पीछे विशाल गया और अब रैना के पीछे माधव। सिद्धार्थ मन ही मन इन दोनों भाइयों को थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती है क्या? मतलब इनकी बहन के रिश्ते की बात हो रही है और ये कब से मेरी बहनों पर लाइन मारे जा रहे हैं। हद होती है, लाज शर्म है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर रक्षा के कमरे में। रक्षा, कैसे हैं भाभी आप? रहना, तुम्हें कैसी दिख रही हूँ? रक्षा, भाभी आप नाराज़ हैं मुझसे? रहना, नहीं तुमसे क्यों नाराज़ होंगी, तुमसे मेरा रिश्ता ही क्या है। रक्षा, प्लीज़ भाभी ऐसा तो ना बोलें, इन सब में हमारी क्या गलती थी। हमें तो भैया ने ही मना किया था कि हम आप लोगों से बात ना करें, वरना मैं और राखी दोनों ही आपसे बात करने के लिए तरसते थे, पर भैया की डांट से डरते थे। रहना, तुम्हारे भैया को तो मैं बाद में देखूंगी, फिलहाल तो मुझे यहाँ सिद्धार्थ और तुम्हारे बारे में बात करनी है। तुम्हें सिद्धार्थ पसंद तो है ना? कहीं ऐसा ना हो कि फिर अपने भाई के डर से तुम सिद्धार्थ का भी दिल दुखाओ। रक्षा, नहीं भाभी ऐसा नहीं है। रहना, ठीक है, वरना मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वैसा फिर से सिद्धार्थ के साथ हो। रक्षा, वैसे भाभी अनु और आयु दोनों ही बहुत क्यूट हैं, पूरी आप पर गई हैं। रहना, हाँ, तुम्हारे भाई नहीं आए ना मेरे आसपास तभी, वरना उनकी तरह होते। रक्षा, भाई को बीच में ना लाया जाए तो ही ठीक है ना, ये हम दोनों की बात है। और वैसे भी वो तो एक नंबर के गधे हैं, आपको भी छोड़ दिया और यासी से भी कोई रिश्ता नहीं रखा। रहना, इसका मतलब कि कोई और लड़की है? रक्षा, नहीं भाभी, भैया तो कब से आपका ही वेट कर रहे हैं। रहना, अच्छा हाँ, डिवोर्स पेपर पर जो साइन नहीं किए थे मैंने। बाहर खड़ा माधव कब से उन दोनों की बातें सुन रहा था। एक बार को तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि रैना रक्षा से बात कर रही है। वह कहाँ सीधे से रैना को मनाने वाला था और कहाँ अब उसे रैना का एक नया ही रूप देखने को मिला। उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह तुरंत ही रूम के गेट से ही लौट गया। कुछ दूरी पर खड़े अवनी और विशाल उसे ही घूर रहे थे। अवनी, कटवा आए ना? विशाल, बड़ा कह रहे थे कि भाभी तो सीधी हैं, जल्दी मान जाएंगी। मैंने कम से कम बात तो की, यह तो सामने भी नहीं जा पाया। माधव, भाभी पूरा पेपर भी आउट ऑफ सिलेबस था। कहाँ मैं छोटे छोटे सवालों की तैयारी करके गया था और कहाँ बड़ा सा सवाल आ गया पेपर में। उसकी बातें सुनकर विशाल और अवनी दोनों ही हंस दिए।
उन दोनों को हंसता देख आयु और अनु जो रैना के पीछे चल रही थीं रुक गईं और विशाल की ओर देखते हुए पूछा कि आप दोनों क्यों हंस रहे हैं? हमारा फेस कहीं से खराब तो नहीं हो गया ना? उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर वहाँ खड़े माधव को भी हंसी आ गई, पर उसने आयु को गोद में लेते हुए कहा कि नहीं नहीं, आप तो बहुत ही प्यारे हो। अनु ने पूछा, और मैं? आप उससे भी ज़्यादा। अवनी ने उसे गोद में उठाया और एक जोर से किस कर दी। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे थे, तभी मिस्टर शाह ने कहा, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है, विशेषकर रैना और सिया से। उनकी बात सुनकर रैना और सिया डर गईं। उन्हें लगा कि शायद मिस्टर साहब विशाल की बातों पर यकीन करते हैं। मिस्टर साहब, रैना और सिया बेटा, तुम दोनों ये घर छोड़कर क्यों गई थी? रैना, पापा हमें तो जाना ही था, हम यहाँ कुछ समय के लिए ही आए थे। मिस्टर साहब, किसने कहा ये सब तुम्हें? सिया, अंकल वो। मिस्टर साहब उसके बोलने से पहले ही बोल पड़े, तुम मत कहो कुछ, तुमने तो हमें अपना समझा ही नहीं, तभी तो इस बेवकूफ़ की धमकियों से डरकर रैना को लेकर इस घर से चली गई। सिया, नहीं नहीं, हम नहीं गए थे, दी ने हमसे कहा था कि हमें चले जाना चाहिए। मिस्टर साहब, अच्छा तो ये सब रैना के दिमाग की करतूत है। रैना, नहीं पापा, वो विशाल ने कहा कि 1 घंटे में हमें ये घर छोड़कर जाना होगा, और ये कहते हुए रैना रो दी। जैसे तैसे मिस्टर और मिसेस शाह ने रैना को चुप करवाया और मिस्टर व्यास के परिवार को पूरी बात बताई। उनकी बात सुनकर मिस्टर व्यास का परिवार हैरान रह गया। उन्हें दोनों ने ही कभी इस बारे में नहीं बताया था, और विशाल और माधव एक कोने में चुपचाप खड़े थे। सबसे पहले तो मिस्टर और मिसेस शाह ने तीनों बच्चों को गोद में लिया और उन्हें खूब सारा प्यार किया। फिर सिया के पास गए और उसके सर पर हाथ फेरा। उनके हाथ फेरते ही सिया टूट गई और उनके गले लगकर रोने लगी। सिया रोते हुए, अंकल, आपके पीछे से इन दोनों ने हमें बहुत परेशान किया, ये हमें बहुत ही तंग करते थे, हमें घर से भी निकाल दिया, रियान को अपना बच्चा भी नहीं कहा। अब बताइए हम क्या करते? और तो और उन्होंने दी को जोर से थप्पड़ भी मारा था। सिया किसी छोटे बच्चे की तरह विशाल की शिकायत कर रही थी, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिस्टर शाह, कोई बात नहीं बेटा, अब जिन्होंने गलती की है उन्हें सज़ा तो मिलेगी, और तुम्हें तो तुरंत ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। इस बंदर को तो सबक मैं सिखाता, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जितना इन्होंने तुम्हें परेशान किया, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम करना। और हाँ, अभी ड्राइवर को भेजकर अपना सामान मंगवा लो, तुम दोनों यहीं रहोगी, तीनों बच्चों के साथ। रहना, नहीं पापा, रहने दीजिए, हम हमारे घर पर ही ठीक हैं, और हमें किसी को कोई सबक नहीं सिखाना है, हम खुश हैं। मिसेस शाह, पर बेटा हम खुश नहीं हैं, इतने दिनों से यहाँ नहीं रह रहे हैं, और वैसे भी जो जैसा करता है उसे वापस वैसा ही मिलना चाहिए। यह देखते हुए उन्होंने माधव की ओर देखा। सिया, ओके पापा, हम यहीं रहेंगे और बच्चे भी। उसकी बात सुनकर माधव, विशाल और रैना तीनों ही हैरान हो गए। विशाल समझ गया था कि सिया के खुराफाती दिमाग में कोई तो भयंकर वाला आइडिया आया है, पर यह उसके लिए कितना खतरनाक साबित होगा यह उसे नहीं पता था। वहीं सिया यही सोच रही थी कि अब वो अपनी विशाल और माधव सिंह से पूरा पूरा बदला लेगी, उसे और रैना को परेशान करने का। सिया ने अपने मन में पूरा विचार कर लिया था कि अब वह विशाल, माधव और अपनी को सबक सिखाएगी और इसी घर में रहेगी। वहीं दूसरी ओर रैना इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। उसका कहना था कि हम अपनी दुनिया में बिल्कुल खुश हैं, और ऐसे किसी को ज़बरदस्ती प्यार का एहसास कराना या परेशान करना बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह से तो हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? सिया, ना रहे कोई अंतर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बुरी तो बुरी सही, जब अच्छी थी तब उन्होंने कौन सा हमें समझा था। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। कहते हुए सिया बेड पर सो गई, और रैना को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने कुछ समय के लिए गार्डन में जाने का सोचा। रैना गार्डन में बैठी थी, तभी उसे माधव दिखाई दिया, जो बाहर से आ रहा था। रैना को बैठा देख माधव उसी ओर मुड़ गया। माधव, क्या हुआ, सोई नहीं तुम अभी तक? रैना, नहीं, ऐसे ही बैठ गई। माधव, तुम चिंता मत करो, हम लोग सिया की हर सज़ा के लिए तैयार हैं, और वैसे भी जो हमने किया है उसके लिए तो सज़ा भी कम होगी। रहना, सिया का डर नहीं है, पर उसकी हरकतों की वजह से
अगर बच्चों के दिमाग में कुछ गलत बैठ गया तो क्या होगा? माधव, तुम चिंता मत करो, इतना तो वह भी ध्यान ही रखेगी और उसका मकसद सिर्फ हमें परेशान करना है। बच्चों से वह बहुत प्यार करती है। रैना को कुछ न बोलता हुआ देख माधव फिर से बोला, वैसे सिया ही नहीं, अगर तुम भी कुछ सज़ा देना चाहो तो दे सकती हो। मैं हमेशा तैयार हूँ। रैना ने फिर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह अपनी किचन में खाना बना रही थी। उसने आज सभी बच्चों से उनकी मनपसंद चीज़ें पूछी थी और वही काफ़ी मेहनत से बना रही थी। जैसे ही अपनी डाइनिंग टेबल पर खाना रखती है तो सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। पास्ता, पिज़्ज़ा, केक, नूडल्स, चाउमीन और न जाने क्या क्या, सब बच्चों की पसंद के ही बने थे। तभी सिया आकर डाइनिंग टेबल पर बैठी और तीनों बच्चों को खुश होता देख बोलती है कि तुम लोग ये खाओगे? रियान, यस मम्मा, बड़ी माँ ने बहुत प्यार से बनाया है। सिया, आयु और अनु तुम भी? जी मासी, दोनों एक साथ बोली। ओके फिर, पर मैंने तो तुम्हारी पसंद का एक्स्ट्रा चीज़ सैंडविच ऑर्डर किया था और देखो आ भी गया है। बोलते हुए सिया एक पार्सल बच्चों के सामने रख देती है, जिसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं और पूरा खाना छोड़कर केवल सैंडविच ही खाते हैं और एक दूसरे के पीछे भागते हुए कमरे में चले जाते हैं। अवनी, सिया तुमने ऐसा क्यों किया? कम से कम बच्चों को तो मुझसे बात करने दो। सिया, आप सब बच्चों को और हमें कितना प्यार करती हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता आपने खाने में ही कुछ मिला दिया हो, क्योंकि हमें तो नुकसान पहुंचा नहीं पाई, तो बच्चों को जरिया बना लिया होगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अवनी, सिया तुम पागल हो चुकी हो। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि बच्चों को नुकसान पहुंचाऊंगी। आयु और अनु मेरी बेटी हैं, उन्हें तो मैं यश और अक्षर से भी ज़्यादा प्यार करूंगी, तो प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। सिया, अच्छा तो ये प्लान है आपका, पहले आयु और अनु दोनों को अपने प्यार में पागल करना है और फिर उन्हें रास्ते से हटाना है, जैसे मेरे साथ किया गया था, है ना? अवनी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों की बात सुनकर हॉल में सभी लोग जमा हो गए थे, पर कोई भी सिया से कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि अवनी का साथ देने के लिए कोई ठोस वजह भी नहीं थी। इसके बाद सिया अपने रूम में चली गई और अवनी चुपचाप किचन का काम करने लगी। वहीं दूसरी ओर रैना सिया के पास आई और कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिया, आप उनकी पक्ष तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि विशाल और माधव तो केवल एक जरिया थे। सारा प्लान भाभी का ही होता था, तो सबसे पहले पनिशमेंट उन्हें ही मिलेगी। पर उसे तो पनिशमेंट भगवान ने अपने आप ही दे दी है। पीछे से विकास ने बोला। क्या हुआ भैया? रैना ने बोला। विकास, तुम्हें तो पता ही है कि अक्षत की हालत क्या है। एक्चुअली अक्षत एक स्पेशल चाइल्ड था। उसे एक सिंड्रोम था जो जेनेटिक था। उसका कोई इलाज नहीं था। अक्षत की ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल की हो सकती थी। ये बात रैना और सिया अच्छे से जानते थे। तुम्हारे जाने के बाद अवनी फिर से प्रेग्नेंट हुई, पर दुनिया में आने से पहले ही हमारा बच्चा हमें छोड़कर चला गया। तब मैंने यश को अवनी को लाकर दिया। ये खुशी भी कुछ समय के लिए ही रही, क्योंकि मेरा व्यवहार अवनी के प्रति बिल्कुल सही नहीं था, जिस कारण यश अवनी से दूर होता चला गया और मैंने इस बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब अवनी बिल्कुल अकेली रह गई है और तुम्हें उसे किसी भी तरह की सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अवनी का शरीर कमज़ोर होने के कारण माँ नहीं बन पाएगी। इस कारण वह सिर्फ बच्चों से लगाव रखती है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम उसे सिर्फ बच्चों से प्यार करने दो। उसे सज़ा देनी है तो किसी और तरह से दे दो। यह सब कहकर विकास वहाँ से चला गया। रैना और सिया दोनों की आंखों में आंसू थे। सिया, दी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, वरना मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। रैना, तुम रहने दो, अभी भाभी से किसी तरह की कोई बात नहीं करना। इससे आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर अवनी चुपचाप किचन में खाना बना रही थी। तभी रैना ने उसे पीछे से आकर पकड़ लिया और उसे गला लगाते हुए रोने लगी। उसे रोता देख अवनी भी टूट गई और उसके सीने से लगकर ज़ोर से रोने लगी। रैना, भाभी आपने हमें यह सब क्यों नहीं बताया? अवनी, तुम्हें किसने बताया? रैना, भैया ने। अवनी, मुझे पता है कि ये मुझसे नाराज़ हैं, पर मेरा ध्यान पूरा रखेंगे। रैना, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना। अब यहाँ से जाने से पहले
मैं आपकी भैया से नाराज़गी दूर करवा दूँगी। अवनी, तुम्हें जाना क्यों है? रैना, भाभी इस बारे में बात अभी नहीं करेंगे, पहले भैया को मनाते हैं। रैना, क्या मैं बच्चों को शॉपिंग के लिए ले जा सकती हूँ? रैना, आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप ले जा सकती हैं। अवनी, पर सिया? रैना, उसे मैं देख लूँगी, आप सभी बच्चों को ले जाइए और यश को भी ले जाइएगा और मेरी तरफ से उसे कुछ अच्छा सा दिला दीजिएगा। बाहर खड़ा माधव अवनी और रैना को बातें करते हुए सुन रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह सोचने लगा कि मैडम ज़्यादा नाराज़ नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। रैना ने अवनी को माफ़ कर दिया था, पर सिया अभी भी थोड़ा नाराज़ थी। सिया अपने प्लान को धीरे धीरे ही सही पर शुरू करने लगी थी। उसने विशाल को तरह तरह से परेशान करना शुरू कर दिया, जैसे कभी उसके खाने में नमक ज़्यादा डालकर तो कभी उसके मोबाइल को छुपाकर। सिया हमेशा विशाल के नहाने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही विशाल नहाने जाता, सिया पीछे से उसके निकाले कपड़े जैसे शर्ट या पैंट में से कुछ भी प्रेस रखकर जला देती। एक दो दिन तो विशाल को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर उसने वही कपड़े बाहर निकाले जो उसे नहीं पहनने होते थे, जिससे सिया कपड़े भी जला देती और विशाल अपनी मनपसंद के कपड़े पहन लेता। सिया अक्सर विशाल की गाड़ी का टायर की हवा निकाल देती। इससे विशाल को ऑटो में जाना पड़ता। वो रेहान को विशाल से बात नहीं करने देती थी, जब मन चाहा उसे ताने देती थी। कभी कभी विशाल इन सबसे बहुत परेशान हो जाता था, पर उसे कैसे भी करके सिया को ये यकीन दिलाना था कि वह उसे प्यार करता है। वही माधव अपने सपनों की दुनिया में था। वह रैना को ज़्यादा परेशान नहीं करता था और ना ही रैना उससे कुछ कहती। माधव रैना को समय देना चाहता था। वो उसे प्यारी प्यारी बातें करता, उसके साथ ही ऑफिस जाता, उसे शॉपिंग पर लेकर जाता या ऑफिस से आते वक्त उसे गोलगप्पे खिला देता। उसकी छोटी छोटी कोशिशें रैना को खुश कर देती। इसी तरह एक दिन ऑफिस से आते वक्त माधव ने अपनी गाड़ी घर की तरफ से घुमाकर दूसरी ओर ले ली। रैना, हम कहीं जा रहे हैं क्या? माधव, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। रैना, पर इतनी रात में बच्चे घर पर अकेले हैं। माधव, उनके साथ माँ पापा और भैया भाभी हैं, पर मेरा तुमसे बात करना अभी ज़रूरी है। रैना, पर हम जा कहाँ रहे हैं? माधव, अभी बताता हूँ। रैना कुछ समय तक चुपचाप बैठी रही और फिर माधव उसे एक प्यारे से होटल में ले गया, जहाँ सब कुछ नेचुरल सा था। छोटे छोटे टेंट में खूबसूरती से सजावट की गई थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि यह किसी रोमांटिक कपल के लिए परफेक्ट है। पहले तो रैना अंदर जाने से मना करती रही, पर अब माधव के फोर्स करने पर वो उसके साथ चली गई। माधव ने रैना के लिए चेयर आगे की और उसे बैठने का इशारा किया। वह चुपचाप उस पर बैठ गई। उसके बैठते ही माधव अपनी जगह पर गया और बोलना शुरू किया। देखो रैना, मैं जानता हूँ जो हमने पास्ट में गलतियाँ की वह भुलाने लायक नहीं है और शायद तुम मुझे माफ़ भी नहीं करना चाहो, पर मैं एक बार तुमसे फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और यह भी कहना चाहता हूँ कि शायद इन सब में मेरी इतनी गलती नहीं है, क्योंकि उस रात के बाद मेरी सोच बदल गई थी। मैं तुम्हें अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार था, पर बात करने से डर रहा था। बस इतनी ही गलती है मेरी। शायद कुछ गलतियां तुमने भी की थी। तुम्हें मुझे अनु और आयु के बारे में बताना चाहिए था। चलो माना कि तुम्हें उस समय नहीं पता था, पर जब तुम्हें पता लगा तभी तुम्हें लौट आना चाहिए था। देखो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझता, पर इन सालों में सिर्फ इतना सीखा है कि चुप रहने से बातें ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। मैं सिर्फ तुमसे हमारे इस रिश्ते को एक नया मोड़ देने की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अनु और आयु अपने माँ पापा को एक साथ देखें, खुश देखें। इन सालों में उन बच्चों ने जो भी कुछ खोया है वह उन्हें मिले, और शायद जो तुमने और मैंने भी खोया है वह हमें मिले। बीते कुछ दिनों में तुम हमारे साथ रहीं, पर तुमने कभी भी मुझसे अपनी नाराज़गी नहीं बताई, ना गुस्सा दिखाया, ना ही प्यार। तुम्हारी इतनी उदासीनता देखकर कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो या कभी करती ही नहीं होगी। पर मैं आज तुम्हें सिर्फ इतना कहने के लिए यहाँ लाया हूँ कि आई लव यू। उसकी इतनी इमोशनल बातें सुनकर रहना रोने लगी। वह माधव से प्यार करती थी, पर उसे डर था कि कहीं उसकी झूठी उम्मीद उसे फिर से अंधेरे में ना ले जाए।
वो अनु और आयु के साथ खुश रहना चाहती थी। जैसे ही माधव ने अपने प्यार का इजहार किया, वह अपना इरादा बदल चुकी थी। माधव अपनी बात करके जैसे ही गाड़ी की तरफ जाने को हुआ, उसे रैना ने पीछे से पकड़कर गले लगा लिया। रैना की यह हरकत देखकर माधव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तुरंत ही रैना को और कस के गले लगा लिया। वह दोनों काफ़ी समय तक ऐसे ही खड़े रहे और शायद पूरी रात खड़े रहते यदि माधव का फ़ोन ना बजा होता। वहीं दूसरी तरफ विशाल ऑफिस से आया। वह आज बुरी तरह से थक गया था। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि सिया उसे तरह तरह से परेशान भी करती थी और रेयान से उसे बात भी नहीं करने देती थी। साथ ही कभी उसका नाश्ता नहीं हो पाता तो कभी लंच या डिनर। शारीरिक रूप से भी वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। रात में सिया अक्सर उसके रूम का इलेक्ट्रिक स्विच निकाल कर सो जाती थी और कहीं छुपा देती थी। इस वजह से विशाल की नींद भी कभी कभी पूरी नहीं हो पाती थी। वह सिया को कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि उसने खुद ही उसे सज़ा देने के लिए हाँ कहा था और वह उसकी हर सज़ा को चुपचाप सहन कर रहा था। विशाल, माँ, वो आज मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो मैं रात को लेट ही आऊँगा। और मेरी गाड़ी ठीक होकर आ गई है क्या? मिसेस शाह, हाँ बेटा, गाड़ी आ गई है। पर तुमने कुछ खाया नहीं? विशाल, नहीं माँ, भूख नहीं है। और वैसे भी क्लाइंट के साथ कुछ ना कुछ खा ही लूँगा, आप चिंता ना करें। हो सकता है रात में लेट हो जाऊँ या वहीं रुक जाऊँ। किचन में खड़ी सिया विशाल को अपनी माँ से बात करते हुए सुन रही थी। सिया, अच्छा तो जनाब क्लाइंट के साथ बाहर जा रहे हैं। मैं भी तो देखूं कि कैसे जाते हैं। आज अगर मैंने ये मीटिंग ख़राब ना की तो मेरा नाम भी सिया नहीं। अपने मन में किसी खुराफाती आइडिया को सोचकर सिया विशाल की गाड़ी की ओर गई। उसने सोचा कि क्यों ना आज विशाल की गाड़ी का बैटरी का तार निकाल दिया जाए, जिससे गाड़ी चलेगी नहीं और विशाल लेट हो जाएगा। इससे क्लाइंट गुस्सा होंगे और ये मीटिंग फिलअप हो जाएगी। खुशी खुशी में सिया ने बैटरी की जगह विशाल की गाड़ी के ब्रेक का बाहर कट कर दिया था, पर यह बात उसे पता नहीं चली। विशाल थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आया और अपनी गाड़ी लेकर चला गया। वहीं सिया बेफिक्र होकर अपने रूम में जाकर सो गई। उसे लगा कि शायद विशाल माधव की गाड़ी में चला गया होगा। विशाल की गाड़ी थोड़ी दूर पर चली, फिर अचानक गाड़ी की स्पीड विशाल के कंट्रोल से बाहर होती गई। उसने गाड़ी के ब्रेक को लगाना चाहा, पर ब्रेक लग नहीं पाया और विशाल की गाड़ी एक बड़े से पेड़ से जाकर टकरा गई, जिसके उसके सर और हाथ पैर पर बहुत चोट आ गई। आसपास चल रहे गाड़ी में से एक आदमी रुका और उसने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और विशाल हॉस्पिटल ले जाया गया। उस आदमी को विशाल के पास से फ़ोन मिला और उसने विशाल के हाथों के अंगूठे की छाप से फ़ोन को खोल लिया और उसमें जो सबसे पहला नंबर था उसे फ़ोन कर दिया। नंबर माधव का था। माधव रैना एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए थे। तभी अचानक माधव का फ़ोन रिंग हुआ, जो विशाल का था। जैसे ही माधव ने विशाल के एक्सीडेंट की खबर सुनी, वह पूरी तरह से डर गया। जैसे तैसे वो और रैना हॉस्पिटल पहुंचे। तब तक विशाल का इलाज शुरू हो चुका था। माधव ने कुछ देर में रैना से कहा कि मैं घर पर फ़ोन कर देता हूँ, माँ और पापा परेशान होंगे। माधव ने घर पर फ़ोन किया तो फ़ोन अवनी ने उठाया। अवनी ने जैसे ही विशाल के एक्सीडेंट की खबर सुनी, उसके हाथ से फ़ोन गिर गया। वहीं मिस्टर और मिसेस शाह दोनों ही रोते हुए सोफे पर बैठ गए। बच्चे उन सबको देखकर बहुत डर गए थे। विकास उन सबको संभाल रहा था। घर में बहुत शोर हो रहा था, जिसे सुनकर नींद में सोई सिया उठ गई थी। वह नीचे हॉल में आई और जैसे ही उसने विशाल के एक्सीडेंट की खबर सुनी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह भागकर विकास के पास गई और कहा, भैया मुझे हॉस्पिटल जाना है, अभी के अभी। विशाल के पास। विकास, देखो सिया, जिद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। विशाल की हालत अभी बहुत सीरियस है और मैं तो रैना को भी घर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि तुम सब उसे उस कंडीशन में नहीं देख पाओगे। विकास की बातें सुन सिया और ज़्यादा ज़ोर से रोने लगी और घर के बाहर की तरफ भागने लगी। जैसे तैसे उसे अवनी ने पकड़ा, पर वह किसी की बात नहीं सुन रही थी। उसे अब बस विशाल के पास जाना था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब उसका सब कुछ खत्म होने वाला है। इन दोनों में विशाल ने जितनी शांति और समझदारी के साथ सिया की हरकतों को झेला था,
सिया उससे और ज़्यादा जुड़ती चली जा रही थी। बस वह उसे मानना नहीं चाहती थी, पर अब उसे यह लग रहा था कि उसकी एक गलती की वजह से वह आज विशाल को हमेशा के लिए खो देगी। विकास ने उसे जैसे तैसे चुप कराया और उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया। विकास के साथ ही डॉक्टर विशाल का ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन लगभग 3 घंटे तक चला और विशाल को 3 बोतल खून चढ़ने के बाद भी होश नहीं आया। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। जैसे ही सिया ने उसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हुए देखा तो वो बिखर गई। अवनी ने उसे संभाला। यह रात उन सबके लिए बहुत भारी थी और जैसे तैसे रात बीती, पर विशाल को होश नहीं आया था। दिन बीत रहे थे, विशाल ठीक भी होने लगा था। सिया ने उसका ध्यान रखा, पर वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी। विशाल को लगा कि शायद वह अब भी नाराज़ है। वहीं सिया सिर्फ इस बात से डरती थी कि उसकी एक गलती विशाल की जान ले सकती थी। इस कारण वो विशाल से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। डॉक्टर ने 20 दिनों के बाद विशाल को घर ले जाने की इजाज़त दे दी थी, पर उसे पूरा ध्यान रखने के लिए कहा गया था। इन दिनों में रैना और माधव एक दूसरे के नज़दीक आ गए और ये बात घर में सब लोगों ने देखी थी। सब इस बात से खुश थे कि अब ये दोनों अपने बच्चों के साथ एक परिवार के रूप में रहेंगे। वहीं सिया अभी भी विशाल के सामने जाने से घबरा रही थी। इसी तरह एक दिन जब सिया विशाल को सूप पिला रही थी, तभी विशाल, सिया तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो ना? देखो अब इतनी बड़ी सज़ा तो भगवान ने दे दी कि मैं पिछले 1 महीने से इस बिस्तर पर पड़ा हूँ। यहाँ से बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ। खाना पीना सबके लिए दूसरों पर निर्भर हूँ। अब इससे भी बड़ी कोई सज़ा है तो वह भी दे दो, पर प्लीज़ बात कर लो। मुझे पता है कि तुम इतनी नाराज़ हो कि उस दिन अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो भी तुम मेरी गलतियाँ माफ़ नहीं कर पाती। पर प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि इस एक्सीडेंट के बाद अगर कल को मुझे कुछ हो भी गया तो मैं यह सोचकर मर भी नहीं पाऊँगा कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। विशाल की बातें सुनकर सिया रो पड़ी और उसने विशाल को गले लगा लिया। अचानक से ही हुए इस हमले का विशाल को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, पर उसने सिया को चुप कराने की पूरी कोशिश की। पर सिया की इस 1 महीने की घबराहट आज पूरी तरह से बाहर निकलने वाली थी। उसने विशाल को और कसकर गले लगा लिया और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ रूम से बाहर जाने लगी, जिसे सुनकर सभी घरवाले विशाल के रूम की तरफ गए और जैसे ही मिस्टर शाह ने सिया को रोते हुए देखा, तो उन्होंने विशाल को गलत समझ लिया। मिस्टर शाह, विशाल सर पर चोट लगने के बाद भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई ना? फिर से रुला दिया इस बच्ची को। तुम्हें तो ना मैं इस घर में अब रहने ही नहीं दूँगा। चलो जैसी भी हालत में हो निकलो यहाँ से, अभी की अभी। विशाल, पर पापा, मिस्टर शाह, पर कुछ नहीं, निकलो यहाँ से। तुम्हारी दवाइयों का खर्चा मैं दे दूँगा। कोई कमरा लो और रहो, बस इस घर में मत रहना। विकास और माधव, इसका सामान पैक करो और छोड़ो इसे तुम्हारे मामा के घर। अब से हमेशा के लिए वहीं रहेगा। जैसे ही सिया ने मिस्टर शाह की बात सुनी, वह जल्दी से विशाल से अलग हो गई और ज़ोर से बोली, नहीं नहीं, इन्हें कहीं नहीं भेजना। अब तो हम हमेशा साथ रहेंगे। इन्होंने तो कुछ नहीं किया। मैं ही डर गई थी, क्योंकि सिया अचानक से बोलते बोलते रुकी। तभी रहना, क्या हुआ सिया, कुछ कह रही थी तुम? सिया, हाँ अभी मुझे इतने टाइम से आप सबको कुछ बात बतानी थी। अवनी, हाँ बोलो ना। सिया, भाभी उस दिन जो विशाल का एक्सीडेंट हुआ था वह मेरे कारण हुआ था। मैंने ही विशाल की कार की बैटरी का वायर निकालने की कोशिश की थी, पर मुझे नहीं पता कि कैसे ब्रेक का वायर कट गया। और ये कहते हुए सिया और ज़ोर से रोने लगी। उसे रोता देख विशाल ने रैना को इशारा किया और रैना ने ही आकर सिया को गले लगा लिया और विशाल के पास बैठा दिया। विशाल ने उसे पहले चुप कराया और फिर कहा कि तो अच्छा, तो तुम इतनी रो रही हो क्योंकि तुम्हारा प्लान फेल हो गया। कोई नहीं, मैं ठीक हो जाऊं फिर तुम मेरी बैटरी का वायर भी निकाल देना। उसकी बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी, पर उसने एक नज़र मिस्टर और मिसेस शाह की ओर देखा और अपने कान पकड़ लिए। उसकी इस हरकत को देखकर घरवाले हंसने लगे और सबने उसे कहा कि चलो हमने तुम्हें माफ़ किया, पर अब तुम विशाल को और परेशान नहीं करोगी। उनकी बातें सुनकर सिया हंसने लगी और कहा कि अब तो वह उसे और ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि वह अब उसकी ऑफिशियल वाइफ बनेगी।
उसकी बातें सुनकर सब बहुत खुश हुए। धीरे धीरे विशाल ठीक होने लगा और रक्षा और सिद्धार्थ के साथ साथ विशाल और सिया की भी शादी हो गई। रियान ये देखकर बहुत खुश था कि अब उसके पास उसके माँ और पापा दोनों हैं। वहीं आयु और अनु भी माधव और रैना के साथ बहुत खुश थे, पर वह अब रैना से ज़्यादा अवनी से जुड़ने लगे थे और इस कारण अवनी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इन सबके उलझे रिश्ते अब पूरी तरह सुलझ चुके थे।